और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई श्रृंखला में, घटना चक्र की नई श्रृंखला में। आपको बता दूं, ये घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है। जीएस पॉइंटर में आज मैंने क्या शामिल किया है आपको बता दूं। केमिस्ट्री पहले ही चैनल पे अपलोड है। आज हमने जीएस पॉइंटर में जो है इसमें रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान के टॉपिक रसायन विज्ञान को मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हमारा जो है टॉपिक क्या है, जीव विज्ञान को इसमें पूरा जीव विज्ञान कवर करवाने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखा दें, पर्यावरण और परिस्थितिकी आपको मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो बने रहें हमारे साथ। आपको इसका और फिजिक्स का पहले, फिजिक्स और रसायन का पहले ही वन शॉट वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी विजिट करके ध्यानपूर्वक जरूर देखें और आपको इसका बहुत चमत्कारिक लाभ मिलने वाला। बस आप इसको ध्यानपूर्वक पूरा सेशन देखें जरूर। चलते हैं। देखिए, ये तो केमिस्ट्री वाला है, इतना मैं करवा चुका हूँ। ये पूरा चैप्टर वाइज पहले केमिस्ट्री हो चुकी है। अब चलते हैं बायोलॉजी के सेशन को आज प्रारंभ करते हैं। अच्छा, विविध वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए, जीव विज्ञान का टॉपिक यहाँ था। पहला टॉपिक आता है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। पहला है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप बताओगे जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, पक्षी का अध्ययन किसमें करते हैं, तो आप क्या बताओगे, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जबकि वंशानुगत का अध्ययन किसमें, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जबकि पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत, तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। जीवाश्म का अध्ययन क्या, पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन, इसे फोसाइल कहते हैं इंग्लिश में। और पर्यावरण को तो जानते हैं, तो आप इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ, एंथोलॉजी कहलाता है। जबकि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जबकि जनसंख्या एवं मानव जाति के विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जननांकिकी कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इथनोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक विवरण के, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य पूर्ण पद्धति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताओ, बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या, बायोनिक्स। वनस्पति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पौधे वनस्पति यहाँ पर लिखना चाहते हो, तो आप बताओगे पादप जीवाश्म यानी फोसाइल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। पेलियो वनस्पति, ठीक है, पेलियोटोलॉजी यहाँ लिखना चाहिए था। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जबकि रेशम को कीट पालन क्या कहा, सेरीकल्चर। जबकि एपी कल्चर के अंदर जो है मधुमक्खी, एपी शहद के अध्ययन को भी कह सकते हैं, एपी कल्चर ही कहा जाता है। अब चलते हैं और अन्य कुछ सुमेलित वाला देखिए, पहले से सुमेलित है, इनको आपको देख लेना है। देखिए, फा से फ्लोरिकल्चर आप इजीली इसको मैच करा सकते हैं। फसलों की खेती के अध्ययन को बोलते हैं एग्रोनॉमी कहा जाता है। जबकि सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर के नाम से, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। फलों की खेती क्या, पोमोलॉजी कहा जाता है। जबकि पिसीकल्चर को मछली पालन के नाम से जाना जाता है। वहीं हॉर्टिकल्चर को, फूल की खेती को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। लेक्सिकोग्राफी क्या चीज़ है, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संकलन को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। वहीं फिलोलॉजी भाषा के संरचना एवं विकास का इतिहास के अध्ययन को फिलोलॉजी कहा जाता है। जबकि आइकोनोग्राफी किसे कहते हैं, प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन कहा जाता है, आइकोनोग्राफी। जबकि बेटी खाएगी अंगूर, तो बेटी कल्चर क्या है, अंगूर के अध्ययन। बेटी खाएगी अंगूर ऐसे ज्ञात करो। कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि को ज्ञात करने वाला विज्ञान है। जबकि वर्मी कल्चर जो है अर्थवान यानी कि केचुए संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है, अर्थवान। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब जेरेंटोलॉजी किससे समझते, जेरेंटोलॉजी वृद्ध का अध्ययन क्या है, जेरेंटोलॉजी। जबकि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, अनुवांशिकी का विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। जबकि पेडोलॉजी किसे कहते हैं, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को आप बताएंगे पेडोलॉजी कहा जाता है। जबकि अस्थियों को अध्ययन को ऑस्टियो दोनों देखिए मैच करा तो इसको इजीली याद कर सकते हैं। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी कहा जाता है।
फिलटेलिस्ट मतलब डाक टिकट जमा करने वाले को फिलटेलिस्ट कहा जाता है। ये एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, बस आप बने रहें प्यारे साथियों। नेक्स्ट है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, उसके बाद आता है पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में कौन सा बेमाल है। तो आपको बताओ साइकोलॉजी क्या है, इनमें से अलग विज्ञान है और सभी जो है मेडिकल क्षेत्र से जब से संबंधित हैं, रोगी से संबंधित हैं। चलते अब बात होती है हाइड्रोफोनिक्स मतलब मृदा विहीन जो है पादप संवर्धन। क्या हाइड्रोफोनिक्स। लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी की किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहा जाता है। लिथ मतलब लिथो जहाँ शब्द मतलब पत्थर ही होता है, पथरी ही होता है, ये चीज़ याद करके रखना। तो यहाँ पर पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ लिथो। अब जैव विकास सेकंड चैप्टर आ गया, प्यारे साथियों बने रहें। वर्तमान परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ लगभग कितने वर्ष पहले। तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर आप बताएंगे 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो होता है मानव का जन्म हुआ था। सबसे पुराना जीव आप बताएंगे पृथ्वी का, तो नील हरित शैवाल क्या है, ब्लू यलगी क्या है बताओगे, सबसे पुराना जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, तो आप बताओगे ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब किस पर आधारित हो बताओगे, प्राकृतिक वर्णवाद पर। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है, जो प्रकृति से लड़ पाएगा वही जो है जिंदा रह पाएगा। अब बात है क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे, और जितना जरूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तभी आप रह पाओगे। ये सब चीज़ें इसका है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताओ, डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया, तो बताओ कि डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। ये याद करके जीव विकास का सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने, जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उत्परिवर्तन सिद्धांत का, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास की सिद्धांत को सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किससे, तो बताओ डार्विन से संबंधित विकास का चलते हैं। एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना किससे संबंधित है, एक जीन और एंजाइम, बीटल तथा टाइटम ने एक जीन तथा एक एंजाइम पर की परिकल्पना को दिया था। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया, तो बताओ जैकब तथा मोनोड ने दिया था ओपेरॉन। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो बताओ प्राकृतिक वर्ण ही क्या है, विकास का मुख्य कारण है मतलब प्रकृति में रहना, तो प्रकृति के साथ जुड़ के रहना होगा, उसी अनुसार परिवर्तित हो रहता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पर जो अंग हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वही विकसित होता है। जैसे कहा गया है कि जिराफ गर्दन जो पत्तियों को खाने के लिए बढ़ाता रहा और गर्दन उसका बढ़ता चला गया, जितना बड़ा गर्दन है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह सबसे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विलुप्त हो चुकी है, तो आप बताओ चीता जो है बिल्ली कुल का है, ये विलुप्त होने वाला है। आधुनिक मनुष्य हाल ही के पूर्वज क्रो-मैग्नान के पूर्वज हैं। आर्कियोपेटेरिस क्या है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी क्या कहलाता है, तो बताओ आर्कियोपेटेरिस है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, बने रहें, अभी जो भी विकास ही चल रहा है। आर्कियोपेटेरिस संयोजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्यारे, कड़ी अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आपको नोट करके रखना है। आर्कियोपेटेरिस किसे कहते हैं, तो योजक कड़ी है, किसके सरीसृप और पक्षी के बीच है। मैमथ पूर्वज है किसके, तो आप बताओगे हाथी के पूर्वज क्या कहलाते थे, मैमथ कहलाते थे। मैमथ मतलब ही विशालकाय होता है। डायनासोर थे, तो आप बताओगे मेसोजोइक सरीसृप क्या कहलाते, तो डायनासोर कहलाते हैं। डायनासोर रहे तभी बात वही होगा, मेसोजोइक युग में ही जिंदा थे। जीव के विकास के संदर्भ में सही क्रम है, पहले सालमेंडोर आए, फिर अजगर आए, फिर कंगारू आए, इनका विकास का क्रम, फिर वही कंगारू बन गया। चलते हैं अब वर्गीकी देख लेते हैं, यानी मोर्फोलॉजी। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों का बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया और ढूंढ निकाला और पहचान किया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए पहचाने गए जीवों का सबसे अधिक संख्या है। अब चलते हैं, बात करते हैं, तो आप बताओ सबसे अधिक किसकी संख्या, तो बताओ सबसे अधिक कीटों की संख्या है। अभी तक यहाँ के जीवों में से सबसे अधिक क्या है, तो आप बताओ कीट सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात होती है, आ गया क्वेश्चन, देखिए अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, किसके द्वारा अमीबा जनन करता है, तो सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों के द्वारा जनन करता है। पहला
ठीक है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम को क्या है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उसे कहते हैं गर्म। जैसे मनुष्य क्या गर्म रुधिर वाला जंतु है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, सही कथन, गोला कृमि में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होता, ये चीज आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान, वाताशय मतलब जो होता है हवा पास करने वाला जगह जो है विद्यमान होता है। उपास्थि सम मछलियों के निषेचन आंतरिक है, जो उपास्थि सम होते हैं वो क्या, मछलियों के निषेचन का आंतरिक भाग होता है। स्टार फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, सा फिश, इनमें से जो मछली नहीं है तो मछली स्टार फिश क्या है, मछली नहीं होती, ये और सभी मछलियां हैं। देखिए इनमें भी देखिए कहा गया है कि रजत मीन, क्रेफिश, जेली फिश, कैट फिश में जो वास्तविक मछली है, तो कैट फिश क्या है तो आप बताओगे, कैट फिश एकमात्र वास्तविक और सभी अवास्तविक मछलियां हैं। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से मछली है। तो इनमें से वास्तविक मछली, आप सोचिए घोड़ा लिखा तो ये मछली नहीं होती, लेकिन घोड़ा क्या है, समुद्री मछली वास्तविक मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा इसमें से, तो व्हेल मछली क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी। वैसे स्थल पे कौन सा तो हाथी है, व्हेल प्राणी है, तो ये स्तनपायी प्राणी है व्हेल। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में स्तनपायी कौन, तो व्हेल क्या है बताओगे, एक स्तनपायी जीव है। फिन ब्लैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल जातियों में से दांत वाली व्हेल का विशालतम, तो स्पर्म व्हेल में क्या होता है, दांत होता है। क्वेश्चन है, एकेडिना कंगारू से ही तथा व्हेल में से जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकेडिना अंडे देती है और ये सभी स्तनधारी हैं, अंडे देता है लेकिन दूध पिलाता है, ये आता है। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो आप बताओगे चमगादड़। और एक खास बात, कंगारू क्या है, अधपका बच्चा, यानी कि आधा पेट बच्चा पेट में, उसके बाद इनके पास एक थैली होती है, उसमें रख लेते हैं, कुछ समय तक उसमें जो है वो मेच्योर होता है। उड़ने वाले जीवों में से सब जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ जो है स्तनधारी है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइटिन। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से स्तनधारी है, तो समुद्री गाय तथा समुद्री सिंह दोनों क्या है तो बताओगे स्तनधारी है। जबकि समुद्री घोड़ा क्या है, मछली श्रेणी में आती है, ये याद कर लेना है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन क्या है तो बताओ स्तनधारी है। जबकि सील क्या है, तो सील ये भी स्तनधारी ही है। एम्फीबिया बताता है जल स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबियन कहा जाता है, जीवों को। वह गुण जो मनुष्य के अन्य सभी वानरों के गुण को पृथक करता है, तो जानने की इच्छा प्रकट करने जो मनुष्य में ही केवल होता है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंगुटान में से कपी नहीं, तो लंगूर क्या है तो कपी नहीं है। चलते नेक्स्ट देखते हैं, ये बता दो मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है, तो बताओगे गिबन। सबसे छोटा कपी किसे, तो बताओ गिबन को कहा जाता है। देखिए गाय, बकरी, भेड़, हिरन में से नील गाय किसे, तो नील गाय जो है हरित कुल में के अंतर्गत रखा जाता है। ऑक्टोपस एक मृदकवची मोलस्का के अंतर्गत आता है, कौन आप बताओगे मृदकवची, इसका जो है बहुत सॉफ्ट होता है शरीर। सबसे बड़ा अकोरिस्की कौन सा, तो स्क्विड क्या है सबसे बड़ा अकेरिस्क, यानी कैसोरिक इसमें नहीं पाया जाता है। केकड़ा, बरथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से जीव जो अन्य तीनों जीवों का वर्ग नहीं है, तो केकड़ा जो है इन तीनों वर्ग में नहीं आता। तीनों चलते हैं। व्हाइट लेग हार्न किस में है, किसकी, कुक्कुट, यानी कुक्कुट में जानते क्या, मुर्गे की प्रजाति है। टिक माइट वास्तव में होते हैं, तो मकड़ी वंशी टिक वाइट कहलाते हैं। जुगनू होता है एक प्रकार का, जुगनू कीट होता है, ये चीज देखिए आपको याद करें। खटमल, मकड़ी घरेलू मक्खी के मच्छर में से वह कीट नहीं है, तो अब बताओ मकड़ी कीट नहीं, क्योंकि मकड़ी में 8 पैर हो जबकि कीटों में 6 पैर होते हैं। देखिए कहा मकड़ी भिन्न है, क्योंकि मकड़ी में 6 टांगे पाई जाती हैं और कीटों में कितने आप बताओगे, कीटों में 6 पाए जाते हैं। चलते हैं। तिलचट्टा, तितली, चिलटच्चा, मच्छर, मकड़ी कीट नहीं है, तो कौन कीट नहीं, तो मकड़ी कीट नहीं, क्योंकि इसके कितने 8 टांग होते हैं। वह ग्रुप जिसमें जंतु प्रायः रातिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़, तौलू, ये सभी रात्र में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए। तो इसमें है कि देखिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। मादा, तो इसमें साफ साफ देखिए, जो खून चूसने वाले होते हैं वो केवल मादा ही खून चूसती है, ये याद करके रखना। नर जो है कभी नहीं चूसते हैं। और उसके बाद आपको बता दूं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डैने मीन्स होते हैं जो डंक मारते हैं, उनकी बड़े होते हैं मादा के, क्योंकि चूसना उन्हीं को तो रहता है खून। तो ये ही दो, पहले दूसरा और पांचवा सही है। देखिए, मोलाक, ऊंट, जेबरा तथा यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है। तो ऊंट जो है अपनी आंत में जल का संग्रह। सर्पों का विषम विषम ग्रंथि समांग क्या है? कसूरी की प्राणियों की 4 लाल ग्रंथियां होती हैं। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, कि तो जमिका दंत होता है। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोदभूत कहलाते। शैल कहते हैं चट्टान को, शैलोदभिद। देखिए, पेंशन फ्लावर पादप, घटपढ़ी, रात की रानी, नाइट क्वीन का तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में किस कीट पादप, तो घटपढ़ी को कहा जाता है। देखिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप, इनमें से कहा जाए कौन से ऐसे हैं जो कीट का भक्षण करते हैं? तो घटपढ़ी क्या है? कीट को खाता है, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, घटपढ़ी के स्तंभ, पत्ता, अनुप्राण एवं पर्णवृत्त भागों में जो भी घट में रूपांतरित होता है तो बताओ पत्ता होता है। चलते, ईस्ट क्या है? कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। कैसीन में क्या, कीड़ों में किसका प्रयोग करते हैं? तो ईस्ट का। जबकि दूध में क्या, सफ़ेद दूध में क्या होता है? तो केसीन। जबकि पीले दूध में जो होता है, गाय के दूध में, कैरोटीन पाया जाता है। एलोवेरा किस प्रकार का? तो एलोवेरा क्या है? आवृत बीजी है। क्या? आवृत। जबकि घटपढ़ी क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता है। और घटपढ़ी एक प्रकार क्या है? तो बताओ कौन सा जीव है? तो मांसाहारी जीव है, ये कीटों को खा जाता है। नेक्स्ट है, निपंथीज खासियाना निखाट फर्नी नामक दुर्लभ आपातीय पौधा पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जो खाते हैं, तो बताओगे तना। पौधे, आलू, इन सब का जो है तना वाला पार्ट खाते हैं। तना क्या? जिनको आप जमीन में गाड़ दो और जमे नहीं, वो तना कहलाते हैं। हल्दी खाने वाला एक भाग क्या? तो बताओ परकंद होता है। फलों का वह, परकंद या तना, इस दोनों बात। फलों का वह भाग जिसमें लीची रखा जाता है, तो लीची जो है डूब के अंतर्गत रखा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग लगभग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो तथ्य कहता, तो बताओगे भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखें। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो बताओ शकरकंद नहीं है। सलजन, अदरक, गाजर तथा सलकंद में से तना हुआ है, तो तना क्या है? अदरक है। प्रकंद क्या है? तो बताओगे अदरक क्या है? प्रकंद है। जबकि स्तंभ कंद क्या है? तो बताओ आलू है। सल के अंद क्या है? तो लहसुन है। घन के अंद क्या है? तो बताओ जिमी कंद और सूरंग है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ क्या है? तो बताओ आलू क्या है? बताओगे रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक है, तो आलू क्या है? कंद है। जैव उर्वरक के प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उत्तर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी कार्य करता, तो कवक मूल कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन कहलाता, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सजीवी की भूमिका निभाता है। तो आप, और पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम का औषधि प्राप्त किया था, तो बीजीय पादप से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। क्या नाम है? तो क्लोरोक्विन नाम की दवा बनाई जाती है सिनकोना छाल से। कहा जाए कि मटर पौधा क्या होता है, तो मटर पौधा एक पता है साग होता है। जबकि तना काटकर आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला, जो जमाने में गन्ने को आप जो बोए होंगे, देखिए काट काट कर बोया जाता है उसे। जबकि लौंग क्या है? तो एक प्रकार की कली है, बंद कलियां कह सकते हो आप। और जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह पुष्प कौन सा है? तो लौंग क्या है? आप बताओगे पुष्पित कलिका या पुष्प है कह सकते हो।
लौंग प्राप्त होता है तो शुष्क शुष्क पुष्प कली से जो है लौंग प्राप्त होता है। अदरक क्या है तो एक प्रकार का राइजोम कहलाता है अदरक। जबकि केसर क्या है पुष्प वर्तिका या उपवर्तिकाग्र है। जबकि अफीम क्या, अफीम की डूंडी क्या है, अफीम है। सन क्या है तो सन क्या है, तना। सन क्या होता है, जो पेटुआ आपने सुना होगा जिससे रस्सी बनती है वही सन है। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो है सूखा मिश्रण होता है। अदरक क्या है तो बताओ प्रकंद या तना कह सकते हो। प्याज क्या है मांसल पूर्ण, इसी को भी तना कह सकते हो, मांसल पूर्ण। जबकि आलू भी रूपांतरित तना है। और नारियल क्या है तो नारियल एक भ्रूण पोष। देखिए नारियल भ्रूण पोष वाला जरूर आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग क्या है तो आलू का खाने वाले भाग तो आप बताओगे तना है। जबकि आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद में से फल है तो भिंडी क्या है तो ये भिंडी एक फल है। पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। चलते हैं कार्य प्राप्त होता है तो क्वेरकस सुअर नामक पेड़ से क्या प्राप्त होता है, सुअर नाम के पेड़ से कार्य प्राप्त होता है। लहसुन की अभिभाग लक्षण गंध के कारण किसके, सल्फर यौगिक के कारण से होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल निकालते हैं। क्या सल्फोन में सल्फेनिक अम्ल निकालते हैं प्याज। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। जबकि मिर्च की तीव्रता का कारण क्या है तो कैप्सेसिन क्या है, मिर्च की तीव्रता का कारण होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है, उसमें कैप्सेसिन उपस्थित होता है। तीखा होने के कारण आप बताओ कैप्सेसिन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं रेशम कीट पालन अपने जीवन चक्र वाणिज्यिक तंतु का पैदा करता है तो बताओ कोशिका ऐसी को पोपा बोला जाता है। उत्पन्न करता है एक प्रकार का क्या है तो कोशित या इसी को प्यूपा कहा जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है आप बताओगे रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट जिन पर पनपता सहतूत की पत्तियों पर पनपता है। कोनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से प्राप्त होता है आवृत बीजी। मलेरिया रोग को प्रभावित औषधि कोनेन का निष्कर्षण किया था। कोनेन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखिए मलेरिया निदान हेतु तो आर्टीथा नामक औषधि प्राप्त होती है तो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। देखिए इधर तो हो गया पूरा, हमको ये वाला देखना है इधर पार्ट। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। जबकि मरुस्थल में क्रियोटोफाइट्स मिलते हैं जो यानी ऐसे पौधे जिसमें क्या लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होते हैं, क्रियोटोफाइट जिसे कहा जाता है। देखिए शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या मरुद्भिद कहलाते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उसे मरुद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद के पादप अधिकतर होते हैं क्या मांसल होते हैं, पत्तियां उसमें बहुत छोटी छोटी होती हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उससे हेलोफाइट, नमक युक्त मिट्टी मतलब हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें कहा गया कौन सा कथन सही है तो इसमें पहला जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और चौथा सुषुप्ता उत्तम तोड़ने वाला हार्मोन क्या है साइटोकाइनिन है। तो ये 1 और 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं एपीफाइट वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यान्त्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। अवलंब यांत्रिक कहते हैं जैसे आपने देखा कोहड़ा देखा होगा वो चढ़ता है एक दूसरे एक पेड़ पर लपेटता हुआ चढ़ते हैं, वही क्या एपीफाइट कहलाते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसमें पौधों की आवश्यकता होती है तो जड़ों के बालों में अधिकतम जल की मात्रा आवश्यकता है। हाइड्रोफाइट होते हैं तो जलीय पौधे क्या हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। पौधों के द्वारा ली जाने वाली विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है, जल का प्रकाशीय अपघटन द्वारा होता है। स्वजीवी क्या होते हैं तो बताओ उत्पादक, जबकि परजीवी परोपजीवी क्या होते हैं तो उपभोक्ता, जबकि मृतोपजीवी क्या होते हैं अपघटक या विबंधक, इन्हें को अपघटक भी कहा जाता है। प्रथम पोषक स्तर का अंतर्गत आते हैं तो हरित पौधे प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जबकि आर्कोबैक्टीरिया के एक समूह का उत्पादन के लिए प्रयोग किया तो मीथेन का प्रयोग आर्कोबैक्टीरिया के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिकांश कीस किससे तो बताओ ट्रैकिया, इसे वातक तंत्र भी कहा जाता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट जो है पानी नहीं जमता, इसलिए जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, वह श्वास नहीं ले पाती हैं जल के बाहर। मछलियां सामान्यतः शोषण करती हैं तो गिल्स या गलफड़ों से शोषण करती हैं। चलते हैं सेब के फल में लाली के कारण किसके तो एंथोसाइनिन के कारण जो होता है लाल होता है। टमाटर में लाल सड़न रोग किसमें तो लाइकोपिन के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा साथियों
पपीते का पीला रंग किसके कारण? तो कैरिकोजंतिन के कारण जो है पपीले का पीला रंग होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकोजंतिन। जबकि नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की नई और विभिन्न प्रजाति की खोज की, जिनकी ऊंचाई 11 मीटर तक जाती है और उनके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत में कहाँ पर खोजी गई? तो अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई थी। चलते हैं, जीवित प्राणियों का वह समूह जो स्पेसीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी और भारतीय और काले अफ्रीकी जो है, ये जो है स्पेसीज से संबंधित है। जबकि खमीर क्या है? तो एक बता, खमीर एक कवक का उदाहरण है। ईस्ट तथा मशरूम क्या है? तो ईस्ट मशरूम क्या है? तो फफूद या कवक ये भी है, कह सकते हैं। रसीदार सब्जी का प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? तो कवक का प्रयोग, जैसे मशरूम क्या है तो आप बताओगे कवक है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो आप बताओ सेलुलोज क्या है? कपास का प्रमुख घटक होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक तथा शैवाल के बने होते हैं लाइकेन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी अनुपस्थित अनुक्रम में प्रारंभ होते हैं, तो क्या बताओगे? साजीवी साहचर्य है। तो शैवाल तथा कवक जो मिलते हैं तो क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं, याद करके रखना है। नोस्कापिन प्राप्त होता है किससे? तो नोस्कापिन पास्ता या पॉपी से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होती तो अफीम और पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होती है। जबकि मार्फिन किससे? तो मार्फिन आप बताएंगे फल से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके हुए फल के लैटेक्स से, क्या प्राप्त होता है? आप बताओ अफीम। अफीम पोस्ता किससे? तो पौधे के अधपके फल से क्या अफीम प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पैसा थे। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो आप बताओ अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन होता है। अब चलते हैं, अनुवांशिकता से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको भी देखते हैं। चलते हैं, वर्तमान में अनुवांशिकता का जनक किसे? तो ग्रेगन जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक, जबकि अनुवांशिकी जनक के रूप में प्रख्यान है, तब भी जनक के रूप में कहा जाए, अनुवांशिकता के जनक के रूप में कहा जाए तो आप क्या बताओगे? जे मेंडल है, ग्राहक मेंडल जिसे कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर ज्ञात किया था अनुवांशिकता को। चलते हैं, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियम को प्रतिपादित किया था। तो देखिए गार्डन पी या मटर गार्डन पी मतलब जो अपने वहाँ बैठाए थे उसी मटर पे किया था। मेंडल के आनुवंशिकी सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर? नहीं, जीनोम चित्रण का संबंध किससे? जीन के चित्र बनाने से जीनोम चित्रण का मतलब होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट देखिए, जीव के आनुवंशिक लक्षण जो संतान को ले जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा जो है ले जाया जाता है। चलते हैं, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? नील हरित सवाल होता है। एजोला, एजोला क्या है? नील, इससे डीजल बनाया जाता है। एजोला एक क्या है? जलीय फर्न है। क्या? जलीय फर्न। जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया था, इसका जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया था। मतलब जैसे आप खेत में उर्वरक नहीं तो इसका खेत के उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु में से जैव उर्वरक का रूप कौन सा? तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का जैव उर्वरक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन का उपयोग क्षमता की वृद्धि के लिए किया जाता है। उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग करने नाइट्रोजन के अवरोधक के प्रयोग द्वारा नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें, सोयाबीन में नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार क्या है? तो राइजोबियम जेपोनियन क्या करता है? तो सोयाबीन में जो है नाइट्रोजन 2,4-D क्या है? खर पतवार नासिक है 2,4-D। चलते हैं, अब चलते क्वेश्चन आ रहा है आपका कोशिका से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए आपको बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता अल्टमैन है। कथन सही है। तो इसमें कहा विषाणु समएकल तंतु आरएनए के अणु के बने होते हैं। करेक्ट है। साधारणतः मानव में गुणसूत्र कितना आप बताओगे? 46 होता है। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी है मानव शरीर में? तो 23 जोड़े यहाँ पर लिखना चाहिए था। कितने जोड़े? तो हाँ जोड़ लिखा है 23 जोड़े। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तनवाद है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते तो छिपकली में कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं। कोशिका भित्ति आपको बता दूं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, पीत पिंड कोशिकाओं की संहति है, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। जबकि प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है भूमिका निभाता? अंतरापराधित जड़िका तथा प्रोटीन निर्माण कौन कौन? तो ईआर करता तथा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली में बनती है। तिल्ली को प्लीहा या स्प्लिन के नाम से जाना जाता है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान में नवीनतम विकास संदर्भ में का विचार कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए स्तंभ कोशिका के अनुसंधान क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में आपको उसको बताना है। तो इसका उत्तर आपको बता दें, बीज कुटी अवस्था में भ्रूण मानव के स्तंभ कोशिकाओं में एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल, स्तंभ कोशिकाएं बीज कोटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती, ठीक है, बिल्कुल करें। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं को संजीवित रखती हैं। नेक्स्ट है भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिका रचनाओं में सृजन भी किया जाता है जिन्हें ऊतकों को विकसित किया जा सके। तो उपरोक्त चारों कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है? ये प्राणी, देखिए प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण का संदर्भ में कौन सा है? ये प्राणी जो है स्वयं गुणन करते हैं, बिल्कुल प्राणी स्वयं गुणन करते हैं। ये प्राणियों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से अधिक विशिष्ट ऊतकों में बनाने में भी कार्य कर सकते हैं स्तंभ कोशिका वाले जीव। चलते हैं क्वेश्चन है हमारे तंत्र के अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करता है, तो आप बताओ। क्रेब्स चक्र द्वारा जो है 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मानव शारीरिकी को पढ़ लेते हैं, शारीरिक आकारिकी पढ़ा, अब मानव शारीरिकी पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है, तो अधिकतम भाग किसका? तो आप बताओ कि जल का बना होता है। वयस्क मानव में कितने % जल होता है? तो 65% जो है मनुष्य शरीर जल से ही बना होता है। ये याद करके रखना है एक एक चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौ सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन का वह मानव शरीर में अधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम मानव शरीर के अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम मानव शरीर में अधिकतम मात्रा। वयस्क में कितनी हड्डियाँ? तो 206 हड्डियाँ वयस्क मनुष्य के शरीर में होती हैं। क्वेश्चन है मानव कंकाल में ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है, बात वही हुई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया देखिए क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में टोटल कितनी हड्डियाँ? मतलब युवा अवस्था में 206 हड्डियाँ हो जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी उरु या फीमर हड्डी। लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। जबकि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ? टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। देखिए और सिर में कहा जाएगा तो टोटल सिर में 29 हड्डियाँ पाई जाएंगी। और यहाँ पर खोपड़ी शब्द यूज किया गया, तो खोपड़ी में कितनी? 8, यहाँ 28 की जगह 8 हो जाएगा, तो करेक्ट होगा 8 होना चाहिए। कपाल को ही नहीं, हाँ कपाल या खोपड़ी के तब भी 8 ही बताना है, 28 गलत लिखा हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से लवण जो हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट जो हड्डियों में पाया जाता है। चलते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी? 12 जोड़ी होती है। जबकि पूरे छाती में कितनी? 25। स्टर्नम को लेकर 25 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? आप बताओगे ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, कोल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को आर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। कशेरु रज्जु से में निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है कशेरु रज्जु में। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में जो है 1.5 लीटर पेशाब करता है। जबकि एक प्रत्यास्थ तथा इलास्टिक एवं ऊतक हड्डियों को जो एक साथ पकड़े रखते हैं, उन्हें लिगामेंट कहानी की। हड्डी से जो है पसली के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो बताओगे उसे लिगामेंट कहा जाता है। दांतों पर जमी परतों बनी होती हैं, भोजन के कण, थूक तथा मूल बैक्टीरिया ये सब जमे होते हैं दांतों की परतों पर। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दंत का निर्माण हेतु आवश्यकता कैल्शियम तथा फास्फेट आवश्यक होता है। चलते हैं क्वेश्चन है कैल्शियम, फास्फेट, फ्लोरीन, आयोडीन में से पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण की मजबूती आवश्यकता, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। 2 बार आपको बता दूं, 20 दांत जो है 2 बार
निकलते हैं। अस्थि, दंतवल्क, डंटीन, सीमेंट में से हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग क्या है? दंतवल्क सबसे दृढ़ भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। देखिए ब्रेस्ट बोन क्या है? तो ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, अभी बात हो चुकी है। कॉलर बोन क्या है? क्लेविकल, कॉलर बोन को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। जबकि नी कैप यानी जानु फलक किसे पटेला को कहा जाता है, जबकि स्पंद फलक क्या स्कैपुला को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा थे। नेक्स्ट मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए कौन? आप बताओगे सिर ही जिम्मेदार है, मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए नियंत्रण कहाँ पर? तो आप बताओ कशेरु रज यानी स्पाइनल कॉर्ड जो बैक वाला पार्ट होता है वही जिम्मेदार प्रतिवर्ती क्रिया। ये पता चला हाथ कहीं रखे और गर्म था तुरंत आप उठा लेते हैं, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। मानव मस्तिष्क का स्मरण कहाँ पर हो? तो आप स्मरण शक्ति जो है सेरिब्रम में होती है। जबकि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, या ओविडक्ट भी इसे कहते हैं। मानव शरीर में वह भाग जो शुक्राणु और डिम्ब निषेचित होते हैं, डिम्ब वाहिनी में डिम्ब निषेचित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, 1 से 2 दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करता है, अपने प्रवर्धन के चतुर्थ सप्ताह तक जो है स्पंदन करता है। वह कला जो प्रवर्धनशील भ्रूण को शुष्कन की रक्षा करती है, तो उल्ब या इम्यूनियन करती है। स्तनधारियों में शोषण होता है तो फुफ्फुस द्वारा जो है शोषण होता है, फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा कह सकते हो। चलते हैं। श्वसन क्रिया वायु के जिस घटक की मात्रा को कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नाइट्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय गति औसतन कितनी? 72 बार धड़कता है एक मनुष्य का। हृदय आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट तथा टांगों में दर्द वह लक्षण जो हृदयाघात से संबंधित है, तो टांगों में दर्द जो है हृदयाघात से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हृदयाघात होता है, हृदय में होते हैं तो अब बताओ 4 कक्ष। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन की विद्युतीय तरंग निष्पादित करता है, तो आप बताओगे हृदय क्या है? विद्युतीय तरंग निष्पादित करता है। मानव कलाई यानी नाड़ी का स्पंदन हृदय के बराबर होता है। ये चीज देखो, एक को याद करके रखना। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी में, सदैव एक समान बना रहता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर यानी उनके भार का 7% होता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। क्या? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जबकि हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है, हीमोग्लोबिन। चलते हैं अब बात करते हैं इसमें क्या विचार करना है। तो रुधिर वर्णिका में क्या होता है बताओ? लौह पाया जाता है, करेक्ट है। जो यह रक्त का लाल रंग, लौह जहाँ पर रहता है वो रक्त को लाल कर देता है। यह ऑक्सीजन को क्या करता है? वाहक है। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है WBC पर आप मेंटेन करता है, जो रक्त का ही पार्ट है। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सही नहीं है? हीमोग्लोबिन क्या है? या रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, बिल्कुल करेक्ट है। या लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल करेक्ट है। या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही। लेकिन ये देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो बताओ केचुआ में हीमोग्लोबिन पाया था। लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण। RBC का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जबकि शरीर में रक्त का कार्य क्या है? तो बताओ शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है mmHg। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 मिमी व 80 मिमी होता है। रक्तदाब किससे? तो स्फेग्नोमाइनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। जबकि किसी व्यक्ति का रक्तदाब 140 Hg उल्लेख है, तो उसका मतलब Hg का मतलब क्या है? तो पारा है, मरकरी Hg का मतलब। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। चलते हैं अब बात कर लेते हैं। नीचे 4 व्यक्तियों का रक्तदाब मान बताया गया है। तो इसमें देखिए रक्तदाब का मान दिया हुआ है
में से सामान्य रक्तदाब किसका, तो सामान्य रक्तदाब आपको बता दूं किसका, श्री का 120/80 होता सामान्य रक्तदाब, ये याद करके रखना है। चलते हैं, हमारे शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पैसा क्यों वह रक्त सर्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है, ओ को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, करेक्ट है। ए बी का लाल रक्त कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यह जो है रक्त समूह के साथ फ्यूजन नहीं बनाता। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यहाँ ये गलत लिखा, एंटीबॉडी होता तो सही हो जाता। चलते हैं, वह ए बी वर्ग जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है, तो कोई भी वर्ग जो है इसे रक्त दे सकता है ए बी को। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्तदाता सर्व अदाता कहा जाता है। उसके रंग अदाता मतलब प्राप्त करता है यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो एंटीजन था, एंटीबॉडी या प्रतिपिंड जिसे कहा जाता है, इसमें अभाव होता है, इसी कारण से किसी से भी रक्त ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा वह चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है, उसके संबंधित रक्तदान हेतु कहा जाता है। उनके जिनके रक्त समूह इस प्रकार है, देखिए पत्नी का ओ है, पुत्र का ए है, भाई का ए बी है और पुत्री का ओ है। तो उपरोक्त में से संबंधित जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है, कौन रक्त कर सकता है, ए का है तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है, आपको बता दूं ए भी कर सकता है क्योंकि ओ किसी को भी दान दे सकता है, और बता दूं सी भी कर सकता है, और केवल ए भी नहीं कर सकता, ए बी को छोड़ और सभी जो है उसको रक्तदान कर सकते हैं। चलते हैं, फिर देखिए, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस पर रक्तदान की आवश्यकता है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का उसके पास समय नहीं, तुरंत ओ दो ओ किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, ये चीज याद करके रखना है। फिर देखिए, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त की जरूरत है पड़ती है, अस्पताल आसानी से उपलब्ध है, रुधिर वर्ग जिसका रक्तदान उपयोग सुरक्षित है, तो ओ या ओ आर एच माइनस होना चाहिए, मतलब आर एच फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। चलती एक दो वही सेम क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। रक्त समूह की खोज किसने, कार्ल डिस्टिनर ने किया था, जबकि आर एच फैक्टर का खोज किसमें, बंदर में किया गया था, इसे इसका रीसस फैक्टर भी कहा जाता है। चलते हैं, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में से एक रक्त का वर्ग ए बी पॉजिटिव है जबकि दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त ए है पॉजिटिव है और दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो आप बताइए गोद लिए पुत्र का रक्त क्या है, तो आप बताओ ओ पॉजिटिव है, बस क्योंकि। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक पिता का रक्त ए माता का ओ, उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है, तो ओ ही होगा। यदि ओ और ए का मैच होता तो ओ ही होगा। चलते, किसी भी सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच मान ओ, पीएच मान कितना, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ बताओ 7.4 डायरेक्ट होता है, 7.4 ही होता है, 7.40 केवल 4 कह सकते होता है। चलते हैं, रक्त का पीएच मान या डायरेक्ट ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी कहीं लेकिन एग्जैक्ट ही पूछा जाता है, तो आप वो याद करना चाहो तो कर लो। प्रतिजन या इसी को प्रतिजन पदार्थ है, एंटीजन पदार्थ होते हैं प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपन, प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी बनाने में सहायक होते हैं एंटीजन। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र की को जो है परिवर्तित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, एंटीजन को प्रतिजन वह प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण करते मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। शरीर के संक्रमण में हमारी रक्षा WBC क्या करता है, हमारी संक्रमण से बताता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या है बनाए रखना होता है इसका कार्य। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर में प्लाज्मा का एंटीबॉडी निर्मित होती है तो लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे, तो लिम्फोसाइट से है, जबकि
मानव रक्त की श्यानता का कारण, तो रक्त में प्रोटीन के कारण जो होता है श्यानता होती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन होता है। WBC का व्यास कितना हो, तो 0.007 मीटर। देखिए ये WBC वाला क्वेश्चन पूछा गया 0.007 में आपको याद करके रखना है। उदरत में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है, ल्यूकीमिया। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का बनना RBC का विनाश करना तो प्लीहा में होता है। रक्त ग्लूकोज के स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय में रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो हृदय धमनियां कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनाना फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है, तो थ्रोम्बिन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वह शारीरिक प्रभरण थ्रोम्बिन का संबंध किससे, तो रक्त जमाव से संबंधित है। प्लाज्मा में जल प्रतिशत होता है 90% जो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में सही कथन है, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं, मतलब RBC अधिक होते हैं WBC। चलते हैं नेक्स्ट है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का विगमन किसके द्वारा होता है, तो आपके बताओगे। तीनों रक्त की ऑक्सीजन रक्त भी ले जाता है, फुफ्फुस द्वारा भी, ऊतकों द्वारा भी रक्त का जो है गमन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कमी आती है श्वास की गति जब बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता मुख्यतः प्रभावित होती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन की क्षमता को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय जिसमें ऋण कोश के कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों का स्कंदन शक्ति अधिक होती है। रक्त को स्कंदित कर तो दोनों सही AR दोनों से इसकी सही व्याख्या भी करता है। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिस किसी की मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता उसे किस वैज्ञानिक, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बताया था। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। फिर जो है कल हम पाचन तथा उपसर्जन चंद से देखेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।